और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां बुलडोजर पर अखिलेश को योगी का जवाब। बुलडोजर चलाना सबके बस की बात नहीं, बुलडोजर के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। अखिलेश ने आपको बता दे कहा था 2027 में बुलडोजर का रुख बदलेगा, बुलडोजर को गोरखपुर की ओर घुमाएंगे। दो 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। इनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था, नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था, और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो लोग बोलते हैं, इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है, और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जनता इनको देख चुकी है, इनका गुंडागिर्दी देख चुकी है, इनकी अराजकता देख चुकी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा था, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात आपने सुनी, और इसी बारे में और इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। बता दें आपको, 4 रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यूपी में बुलडोजर पर क्यों मचा घमासान, हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा लखनऊ से इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। वहीं एलजी के अधिकार पर दिल्ली में तकरार क्यों, जीत भाटी हमारे सहयोगी बताएंगे। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की लिस्ट के समीकरण को लेकर भी लाइव इनपुट देंगे हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत। और साथ ही आज की एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां राहुल गांधी जम्मू कश्मीर दौरे पर है, और चुनाव में पहले राष्ट्रीय नेता की रैली के बारे में हमारे सहयोगी अंकित भट्ट हमें बताएंगे। सबसे पहले रोविंग एडिटर पंकज झा लखनऊ से आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि लखनऊ में अखिलेश यादव के इस बयान पर सीधे तौर पर और बड़ा जवाब देते हुए सीएम योगी ने यह तक कह दिया कि इनकी किसी बात पर भरोसा किया भी नहीं जाना चाहिए। इनकी कथनी और करनी की बाकायदा एक फहरिस्त क्या सामने रख दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, उससे पहले यूपी में एक माहौल बनाने की तैयारी। मैं बताऊं कि कल अखिलेश यादव ने गोरखपुर के लोकसभा क्षेत्र में जो उनकी पार्टी की हार हुई, उसको लेकर बैठक बुलाई थी समाजवादी पार्टी ऑफिस में, और तब उन्होंने ये बयान दिया था कि एक बार अगर सरकार बन जाती है 2027 में, तो फिर बुलडोजर का रुख जो है, उनका मुंह जो है, वो गोरखपुर की तरफ होगा। इस बयान को देखा पढ़ा योगी आदित्यनाथ ने, उसका जवाब आज उन्होंने दिया एक कार्यक्रम में जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे।
एक तरीके से दोनों ही तरफ से ये दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है। पूरी कवायद है 2027 को लेकर, उससे पहले 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे, कि कौन कितना जो है वो यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, यही बताने और समझाने की कोशिश कर रही है। आज तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और उनके जो चचा है शिवपाल यादव, इन दोनों को आदमखोर भेड़िया तक भी कह दिया। तो राजनीति में इस तरीके से जुबानी जंग चल रही है अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच में। हालांकि समाज का हर वर्ग परेशान और बदहाल है। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया गया, उसी के लिहाज से सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ का घेराव करने की अखिलेश यादव ने कोशिश की थी, जिस पर सीएम योगी ने क्या जवाब दिया आपने सुना। क्योंकि दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। अब एलजी अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन और वैधानिक निकाय का गठन कर पाएंगे और साथ ही वो इन सभी जगह पर सदस्यों की नियुक्ति भी कर पाएंगे। इससे पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे और एलजी के अधिकार बढ़ने पर सियासी तकरार जिस तरीके से बढ़ गई है, हमारे सहयोगी से इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले दिल्ली में एलजी के अधिकारों पर बढ़ती तकरार को लेकर खबर जानिए, जहां एलजी के अधिकार पर कोर्ट जा सकती है आम आदमी पार्टी। डेप्यूटी मेयर आले मोहम्मद इकबाल का यह बयान, मेयर की शक्तियों को बायपास किया गया। आम आदमी पार्टी कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शक्तियों में गृह मंत्रालय ने इजाफा किया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी पार्षद रेखा गुप्ता ने कहा, एक तो ये जो हुआ है कि पीठासीन अधिकारी का नियुक्त करने का अधिकार मेयर का था, अब वो शक्तियां एलजी को चली गई हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अलग, बहुत अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल मैं समझता हूं कि महापौर की शक्तियों को बाईपास नहीं करना चाहिए कभी भी, और मगर उसके लिए हम लोग लीगली जाएंगे और हम कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से हमें कोई भय नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं। हम मजबूत स्थिति में हैं और आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में भी जीतेगी, दिल्ली के जोनल चुनाव में भी जीत रही है और बहुत मजबूती के साथ हम लोग आश्वस्त थे। तो चुनाव टालना क्यों चाहते थे? कोई नहीं चुनाव टालना चाहते थे। कल मेयर ने कहा कि संवैधानिक है, शॉर्ट टाइम। देखिए, हम नहीं टाल रहे। हमारे जो निगम पार्षद हैं और भी निगम पार्षद चाहे विपक्षी दल के भी हों, बहुत से लोग इतने शॉर्ट टाइम में, कोई दिल्ली में है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी के घर में कोई परेशानी है, तो इस वजह से ये टला नहीं जा रहा था। कम से कम 15 से 20 दिन का पोस्टपोन्ड हो रहा था। कम से कम हम लोगों का ये था कि 2 हफ्ते तक के हमारे पास टाइम हो, जिससे हम लोगों को मजबूती मिल सके। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये हमारे हाई अथॉरिटीज और आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो इस पर चर्चा करेगा। अगर जाना पड़ेगा तो जाएंगे भी। तो दिल्ली में शक्ति पर संग्राम के तहत ही हमारे सहयोगी लगातार इस बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस फैसले को देख रही है, और साथ ही इसमें महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से दिल्ली के एलजी की बढ़ती ताकत को लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि गृह मंत्रालय से जिस तरीके से नोटिफिकेशन सामने आया है, अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस पूरे मामले पर घेराव करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, दिल्ली में एलजी की बड़ी शक्तियों पर ही सियासी संग्राम को लेकर हमारे सहयोगी से मैं करूंगी सवाल। उससे पहले ये बड़ी खबर, जहां जानिए किस तरीके से बढ़ते अधिकारों को लेकर ही अब सियासी टकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी ने इस बीच आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और बीजेपी पार्षद रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में कब्जा करके रखना चाहती है। परिवर्तन को लेकर के आम आदमी पार्टी कोर्ट जाने पे विचार कर रही है और कह रही है कि ये जो मेयर की शक्तियां हैं उसमें हस्तक्षेप है सीधे तौर पे। मेयर की शक्तियां तो आपने देख ली। ये जो टेन्योर है, 2nd ईयर ऑफ एमसीडी टेन्योर, हमेशा एससी जो व्यक्ति एससी निगम पार्षद होता है वो मेयर बनता है। तो ये मेयर की शक्तियों का हनन नहीं है कि जिसका अधिकार है एक एससी व्यक्ति को, जिसको बनना था वो नहीं बन पा रहा है, वो अपने हाथ में कब्जा करके रखना चाहती हैं। शैली ओबेरॉय जी का टेन्योर खत्म हो चुका है, वो क्यों रखना चाहती है? क्यों नहीं मेयर का इलेक्शन कराते? क्यों नहीं उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिया? तो ये सब घालमेल है, उनकी नीयत खराब है। दिल्ली में वो काम करने नहीं देना चाहते, पूरी तरीके से कब्जा रखना चाहते हैं और जिसका रिजल्ट उनको मिलने वाला है वो उनको दिख रहा है। जीत भाटी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, इस नोटिफिकेशन के सामने आने के बाद तो ये साफ हो गया कि केजरीवाल सरकार को बहुत बड़ा झटका है, इसलिए अब वो इसको लेकर एक बार फिर से सवालों की फहरिस्त सामने रख रही है।
बिल्कुल, देखिए इसका बदलाव का असर क्या आया वो आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, दरअसल ये स्टैंडिंग कमेटी के लिए वार्ड के जो चुनाव होते हैं वो हो रहे हैं, लेकिन मेयर के हिसाब से ये टल चुके थे। लेकिन इस बार जब शक्तियाँ मिली हैं राष्ट्रपति द्वारा एलजी को, उसके बाद उनके निर्देश पर चुनाव किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए आम आदमी पार्टी जो है इस पर ये कह रही है कि वो कोर्ट जा सकते हैं। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया मेरे साथ है, आप इसको कैसे देखते हैं? और आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो मेयर की या चुनी हुई सरकार की शक्तियां हैं उसमें आपने हस्तक्षेप किया है। देखिए 2022 में चुनाव हुआ था, शैली ओबराय जी मेयर बनी थी, मैं 15 साल इस नगर निगम का सदस्य रहा हूँ, महापौर रहा हूँ। मेयर के चुनाव के बाद एक समय होता है, 1 महीने के बाद वार्ड कमेटी बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, अन्य कमेटियां बनेंगी। कोई कमेटियों का इन्होंने चुनाव नहीं कराया। माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए, उसके बाद इनको लगा कि अब चुनाव कराना चाहिए। खुद मैडम शैली ओबराय ने चुनाव नोटिफिकेशन जारी किया, और जारी करने के बाद जब उनको लगा, क्या लगा ये तो ही जानती होंगी, हाईकोर्ट चले गए। लेकिन कह रहे हैं शक्ति को बाईपास कर दिया है। नहीं, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए। आप हाईकोर्ट चली गई, चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया, आप हाईकोर्ट जाती हैं, हाईकोर्ट में आप चुनाव रुकवाना चाहती हैं। रुकवाने के लिए तब तक तो शक्तियां नहीं आई थी, आप रुकवाने के लिए गई, हाईकोर्ट ने आपको लताड़ा। हाईकोर्ट ने आपको कहा आप हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप जो बातें कह रही हो सारी गलत है, मैं कोई डिसीजन दूं या वापस लें। इन्होंने सारी वो वापस ले ली। ये जो बातें आज कह रहे हैं, ये बातें हाईकोर्ट के सामने रखनी चाहिए थी, केवल लताड़ खा के नहीं आना था। उसके बाद पीठासीन अधिकारी का, जब मैं मेयर था, जब भी मैंने पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए, और पीठासीन अधिकारी उसमें वरिष्ठ पार्षद होता था। लेकिन एलजी साहब ने जब इन्होंने इस प्रकार की हत्या कर दी लोकतंत्र की, आम आदमी पार्टी और शैली ओबराय ने, उन्होंने इतना गुड डिसीजन लिया कि किसी भी सीनियर पार्षद को उसका पीठासीन अधिकारी नहीं बनाया। कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास बचा क्या, सारे अधिकार तो एलजी को दे दिए गए। नहीं, उस पर तो आ जाइए आप, सारे उसमें भी आऊंगा। सब डीसी पीठासीन अधिकारी हो गए। ये चुनाव टालना चाहते थे, ये चाहते हैं कि एक ही छत के ऊपर, सेंटर के ऊपर सत्ता का केंद्र बना रहे। सारी हमारी जोनल कमेटियां कोई काम ना करे। हरियाणा चुनाव से पहले जहां राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की मुलाकात हुई है, और राहुल गांधी से करीब 15 मिनट तक चली मुलाकात की ये तस्वीर आपके सामने है। इस मुलाकात के दौरान क्या हुई बात, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस बड़े फैसले ले रही है, उसकी अब लिस्ट को लेकर भी हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत से करूंगी बात। उससे पहले बजरंग पुनिया लड़ सकते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव, खबर जानिए। हरियाणा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं बजरंग पुनिया। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, 15 मिनट की ये मुलाकात, क्या हुई बात, और चुनाव लड़ने को लेकर भी ये साफ हो गया कि किस तरीके से इस मुद्दे को भी कांग्रेस पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, TV9 ने जैसा कि अपने दर्शकों को बताया था कि 2 दिन जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उस बैठक में विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया के नाम पर कोई चर्चा नहीं की गई। सूत्रों ने बताया कि इस मामले पर युवाओं का मसला है, इस मामले पर राहुल गांधी की तरफ से फैसला होगा। और आज जब सुबह राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर जाने से पहले 15 मिनट की मुलाकात की, उसके साथ ही अहम बात यह है कि सियासी तौर पर जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं KC वेणुगोपाल, उनसे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने भी मुलाकात की है। यानी अब मामला सिर्फ खिलाड़ियों के सम्मान से आगे बढ़कर सियासी हो चला है। और सूत्रों का यह कहना है कि बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि विनेश फोगाट को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि विनेश फोगाट के दिल में यह भी है कि शायद वो अगला ओलंपिक खेलना चाहती हैं या फिर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो कांग्रेस पार्टी उनका मन टटोल रही है। अगर वो चाहेंगी तो उनको भी टिकट दिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जब उतरेगी तो निश्चित तौर पर वो भुनाना चाहेगी इस मुद्दे को। और बजरंग पुनिया अगर मैदान में उतरते हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन KC वेणुगोपाल से मुलाकात ये बताती है कि मामला अब सिर्फ खेल खिलाड़ी का नहीं, सियासी हो चला है। और ये एक बड़ा कांग्रेस को लगता है कि एक बड़ा दांव उसके पक्ष में आ सकता है। चलिए, तो राहुल गांधी फिलहाल जम्मू कश्मीर रवाना होने से पहले, चुनावी रैली के लिए रवाना होने से पहले जिस तरीके से ये मुलाकात करके गए हैं, इस बारे में कुमार विक्रांत हमें बता रहे थे।
तो अगली बड़ी खबर यही है कि थोड़ी देर में अब जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे राहुल गांधी, और जम्मू कश्मीर में आज राहुल की 2 रैलीज को लेकर खबर समझिए, जहां राहुल गांधी की पहली रैली रामबन में होने वाली है और दूसरी रैली अनंतनाग में। दोनों जगह सुरक्षा के किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं, लगातार TV9 आपको इस बारे में जानकारी दे रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी की रामबन में होने वाली पहली रैली को लेकर भी खबर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी अब से थोड़ी देर बाद रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहां पर किस तरीके की तैयारी है, इस बारे में सीधा सवाल अंकित भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंकित बताएं। आपकी जीत होगी, लेकिन मैं आपको देखिए, राहुल गांधी कुछ ही देर में संगलदान पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे पहली चुनावी रैली राहुल गांधी करने जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसके ठीक बाद संगलदान से निकलते हुए राहुल गांधी अनंतनाग के डूरू जाएंगे। वहां पर राहुल गांधी के खास GA मीर, जो कि डूरू विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनके लिए प्रचार करेंगे। जाहिर तौर पर अब कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कैंपेनिंग जो है वो शुरू की गई है, और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भारी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की रखी गई है। अब हम आपको जो स्टेज है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने आप स्टेज भी देख सकते हैं, ये वो स्टेज है जहाँ से राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कुछ हुआ है यहाँ पे कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज राहुल गांधी यहाँ? बहुत खुशी हो रही है, राहुल गांधी साहब यहाँ आ रहे हैं, उनकी वजह से यहाँ पे बहुत फायदा होगा कांग्रेस को। तो आपकी पार्टी के साथ अलायंस हुआ था NC का, उनके खिलाफ यहाँ पर लड़ा जाएगी? देखो, वो NC का उनका कोई नामो निशान नहीं होगा इस सीट पे। उनको जनता ऐसे थप्पड़ लगाएगी, आइंदा वो चुनाव ही भूल जाएगी। अहम बात ये है कि जिस जगह पे राहुल गांधी आ रहे हैं ये एक फ्रेंडली सीट है, और सबसे खास बात ये कि यहाँ से राहुल गांधी जो यहाँ पर कैंडिडेट उतारे गए हैं वो कांग्रेस के वकार रसूल है, और उनके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के शुजात शाहीन है। इन दोनों के बीच टफ यहाँ पर फाइट होने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो महिला कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंचे। कुछ महिला कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आज राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं? सर, हम तो दिल से बहुत खुश हैं। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर नहीं कभी आया, और वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर आए, तो हम दिल से बहुत खुश हैं। यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ मुद्दे हैं? सर, बहुत सारे मुद्दे हैं। हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। हमारे पास स्कूल में 300 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, वहाँ लेक्चरर्स नहीं है। सर, कोई इतना ही किया गया, सरकार ने स्टेट लेवल छीनकर और यूटी बना दिया, बाकी कुछ नहीं। हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं है। एक एक्सरे के लिए हमें रामबन जाना पड़ता है, तो कैसे डेवलपमेंट सर? यह तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक मतलब आने वाला प्राइम हमारे पास आए। यहाँ तक चीफ मिनिस्टर कभी कोई नहीं आया यहाँ पर। ये देखिए सुरभि, किस तरीके से यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो युवा कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी को सुनने के लिए सारे आए हैं। यहाँ से चुनावी रैली को आगाज करेंगे राहुल गांधी। बानीहाल फार फ्लंग इलाका है जहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे, और इसके ठीक बाद जो है राहुल गांधी कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, जल्द आपके पास लौटेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंकित आपका। पिछले 50 दिनों से यूपी के करीब 50 गांव में जंगली जानवरों का आतंक है। यह आतंक बढ़ता जा रहा है। ये दहशत कई जिलों में फैल चुकी है। भेड़ियों के बाद अब यूपी में कुछ जगहों पर बाघ का भी आतंक कैसे शुरू हो गया। आपको बता दें, बहराइच में तो पिछले 3 दिनों से लगातार भेड़िया शिकार कर रहा है, लेकिन अब प्रशासन भेड़ियों के आगे लाचार हो चुका है। ऐसे में अब आदमखोर भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का वारंट जारी हो गया है। आखिर क्यों आदमखोर भेड़िए पकड़े नहीं जा रहे? आखिर क्यों जंगली जानवर इंसानी बस्ती में आकर लगातार हमले कर रहे हैं और लोगों को शिकार बना रहे हैं? आज इसकी वजह भी आपको बताएंगे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जागते हैं रात भर, थाली बजाते हैं, अपने बाल बच्चन का बचाते हैं। उधर से चारों तरफ से घेर ले, उधर से घेरो। आज जागृत है, फिर बच्चे का अपना बचावा जाता है। लागत है भेड़े की वजह से, बच्चन का सुरक्षित रखी थे। अब भेड़िया उठाए ले जाए तो क्या करवे हम।
भेड़िया के डर से लोग डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं। दिन कहीं हमला करता है, कहीं मर्डर करता है, सारे लोग परेशान हैं। 50 दिनों से यह आतंक यूं ही जारी है। करीब 50 गांवों में इसी तरह से दहशत के बीच रातें जागते हुए बीत रही हैं। करीब 50 गांवों में इसी तरह से दहशत के बीच रातें जागते हुए बीत रही हैं। 50 दिनों से लोग खेतों में लाठी डंडे और हथियार लेकर घूम रहे हैं। पचास दिनों से लोग इसी तरह मशाल और टॉर्च लेकर घरों के बाहर और गलियों में रातें काट रहे हैं। गांव में रातों में थालियां बजाई जा रही हैं। थाली बजाकर लोगों को जागने के लिए कहा जा रहा है। अनहोनी और संकट से बचने के लिए मंदिरों में भजन, कीर्तन और पाठ हो रहे हैं। पचास दिनों से इसी तरह लोगों को पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी सावधान कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। बल्ब टांग दीजिए बाहर, उजाला रहेगा तब भी कम से कम उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ, कम दिक्कत होंगी। यूपी के इन गांवों में रातों में लोग सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आदमखोर भेड़िए बार बार हमले कर रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब आदमखोर का यह खौफ सिर्फ बहराइच में नहीं है। जंगली जानवरों की यह दहशत यूपी के कई जिलों में फैल गई है। इन जिलों में है बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और बिजनौर। बीते अगस्त महीने से ही यूपी के इन जिलों में जंगली जानवरों का आतंक कायम है। कहीं आदमखोर भेड़ियों का आतंक, तो कहीं बाघ, तेंदुए या गुलदार का खौफ। इन जंगली जानवरों का आतंक ऐसा है कि पुलिस और वन विभाग की टीमों के अलावा प्रदेश सरकार भी परेशान हो गई है। यही वजह है कि यूपी सरकार ने बहराइच में लगातार हमले कर रहे आदमखोर भेड़ियों को पकड़े ना जाने पर गोली मारने का भी आदेश जारी कर दिया। बहराइच के गांवों में तो इन भेड़ियों की दहशत का आलम यह है कि बड़ों के अलावा बच्चे भी रात में जागते रहते हैं। लोग रात में हाथों में लाठी डंडे और अन्य हथियार लेकर आदमखोर भेड़ियों की तलाश करते हैं क्योंकि ये जंगली जानवर कहीं भी छिपा हो सकता है और रात में अचानक हमला कर सकता है। डर लागत है भेड़िए की वजह से। पूरा गांव पहरा दी था, अपन बाल बच्चा बचाई थे, अपन देखभाल करते है, लड़कन का सुरक्षित रखी थे। अब भेड़िया उठाए ले जाए तो क्या करबे हम। वन विभाग वाले आवत है तो उनका दौड़क है तो सब कहूँ दौड़े हैं। ये तो एक घर पकड़े बैठ तो रही है ना, उनका दौड़क है तो हर जगह लगे दौड़त हैं। अपने अपने बच्चन का बचाना घर है तो रात भर जागी थे, फिर बच्चन का अपने बचावा जाता है। हाँ, टीम लगे है, उन्हों दौड़त है, हम सब अपन जागे थे, अपन अपन बच्चे देखे थे। बहराइच में भेड़ियों का खौफ तो कई दिनों से है, लेकिन आदमखोर भेड़िया 3 दिन से लगातार लोगों को शिकार बना रहा है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। हालांकि प्रशासन और सरकार ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें भेड़ियों के आतंक से जल्द निजात मिल जाएगी। हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए और कोई याराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। अधिकारियों से लेकर मंत्री तक आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं कि भेड़िए पकड़े जाएंगे, हालात को काबू कर लिया जाएगा, लेकिन भेड़ियों के हमले नहीं रुक रहे हैं। बीती रात आदमखोर भेड़िया फिर आया था, फिर उसने अपने शिकार पर झपट्टा मारा, फिर उसने आतंक मचाया।
बहराइच के मेहसी तहसील में गिरधरपुरवा गांव में हमला करके आदमखोर भेड़िए ने एक 5 साल की बच्ची को जख्मी कर दिया। रात में जब भेड़िए ने गांव में हमला किया तो बच्ची की दादी वहीं उसके पास ही सो रही थी। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया। हिंसक जानवरों के या भेड़िए के घायल लोगों के पास हमारे पास अब तक टोटल 34 लोगों की लिस्ट हो चुकी है, जिसका हम लोगों ने कम्प्लीटली इलाज कर दिया है। इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच रिफ़र हुए थे, जो भी अभी हमने कल स्टेटस लिया था तो वो स्टेबल है। उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि भेड़िया उसे ले नहीं जा पाए और सिर्फ घायल करके ही भाग गया। लेकिन बहराइच के इन गांवों में बच्चों पर आदमखोर भेड़ियों के हमले का डर खत्म नहीं हुआ है। लोग अपने बच्चों की सलामती को लेकर रात दिन डर के साए में जी रहे हैं। लाठी डंडा लेके हल्ला करते हैं, जागते हैं रात भर, थाली बजाते हैं, अपने बाल बच्चन का बचाते हैं। मदद तो कर रहे हैं लेकिन कितना करें, पूरे क्षेत्र में आते जाते हैं। अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए लोग पूरी रात जागते हैं और गांव के गलियों चौराहों से लेकर खेतों में थाली बजाकर लोगों से जागते रहने की गुहार करते रहते हैं। गांव के लोग रातों में शोर मचाकर एक दूसरे को खबरदार करते रहते हैं। सिसैया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अब वो खुद अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आदमखोर भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले रात में जागते हैं, तो वहीं अब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कीर्तन और सुंदर कांड का पाठ भी करना शुरू कर दिया है। वन के जो जीव हैं, भेड़िया लोग बता रहे हैं, उनसे हमको डर लग रहा है। हम लोग डरे हुए हैं, रात भर जाग करके हम लोग बैठे रहते हैं। भेड़िया के डर से लोग डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना भगवान के स्मरण में लगे हैं कि बचे हम लोग उनसे, भेड़िया से। आए दिन कहीं हमला करता है, कहीं मर्डर करता है, सारे लोग परेशान हैं। बहराइच में भेड़ियों का खौफ कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। भेड़ियों के नॉन-स्टॉप हमलों की वजह से लोगों का भरोसा प्रशासन से भी उठने लगा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों और दहशत को खत्म करने के लिए मंगलवार को एक समीक्षा बैठक भी की। वन विभाग के मंत्री ने लोगों को नसीहत दी कि वो रात में अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भेड़ियों के खौफ से आतंकित बहराइच के गांवों पर सरकार लगातार नजर रखे हुए है। कि अपने आप को बचो, रात में अकेले दुकेले जंगल के पास मत जाओ, रात में अकेले दुकेले पानी लगाने मत जाओ खेत में। और लाइट के लिए हमने कहा है कि गांवों में जो संवेदनशील है, जहां पे इस तरह के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वहां पे लाइट रहे, रात में लाइट की कटौती वहां पर ना हो। और लोगों से कहा है लाठी डंडा लेके चलो, अकेले मत जाओ। में जी रहे बहराइच के लोगों के लिए सरकार ने पुलिस और वन विभाग को खास निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अफसर इन गांवों में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बल्ब टांग दीजिए बाहर, उजाला रहेगा तब भी कम से कम उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ, कम दिक्कत होंगी। जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, तो उसमें किसी प्रकार की समझौता या लापरवाही ना करिए। अपनी सुरक्षा में, हाँ, उसमें नहीं, हर आदमी लगे हैं, लेकिन जब तक नहीं पकड़ा जा रहा है तब तक तो बचाव करना ही करना है। शाम को जो गांव में टहलते हैं, छोटे बच्चों को कतई उसमें ना टहलने दें, कि छोटे बच्चों को टहलने दें। नए आदेश के बाद यूपी सरकार की तरफ से भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 और टीमें लगाई गई। कुछ और एक्सपर्ट्स को भी बाहर से बुलाया गया है। लेकिन भेड़ियों के नए हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बार बार भेड़िए क्यों हमले कर रहे हैं।
ये आदमखोर भेड़िए पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? कि जो इंसानी बस्ती में आने का मुख्य कारण यही है कि वो आसान शिकार की तलाश में आ रहे हैं। अभी बारिश का मौसम अभी भी चल रहा है, नदियां सारी उफान पर हैं, तो उनका जो प्राकृतिक भोजन है वो डिस्टर्ब हो गया है, इधर उधर हो गया है, तितर बितर हो गया है, जिसके वजह से उन्होंने गांवों की तरफ रुख कर लिया है। सवाल ये भी है कि जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में लगातार क्यों आ रहे हैं? क्या मौसम की वजह से रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं जानवर? क्या खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं जानवर? भेड़ियों का जो हमला जो विशेष रूप से इस स्थान पे बहराइच जिले में बढ़ गया है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो भेड़िए हैं उन्होंने अपने प्राकृतिक भोजन को छोड़ करके इंसानों का शिकार या बच्चों के शिकार की तरफ रुख कर लिया है। और ये जो उनका एक बिहेवियर पैटर्न है कि जो उनका प्राकृतिक जो भोजन होता है, जो हिरन होते हैं, वो उसको छोड़ करके वो जो है आसान भोजन की तलाश में वो हमारे बच्चों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिन वजहों से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में हमले कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ खास फैक्टर हैं। मसलन वनों की कटाई, जंगलों में बढ़ता तापमान और लगातार बढ़ती गर्मी। देखिए, भेड़िए जो हैं वो बहुत शातिर जानवर होते हैं और उनको इंसानों के बिहेवियर पैटर्न का की बहुत जानकारी होती है। और भेड़िए जो हैं 100% नॉक्टर्नल होते हैं, वो हमेशा रात में ही निकलते हैं, रात में ही शिकार करते हैं। दिन में आपने कभी रेयरली सुना होगा कि किसी भेड़िए ने हमला किया है। तो उनको जो है इंसान के बिहेवियर, उनके दिनचर्या का काफ़ी आइडिया होता है, जिसके वजह से वो उनको अवॉइड करना जानते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्मी के मौसम में जंगल के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में गर्मियों में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में सामान्य से ज्यादा नजर आते हैं। गर्मियों में जंगली जानवर राहत पाने के लिए रिहायशी इलाकों की ओर चले जाते हैं। भोजन की तलाश में भी वे आबादी वाले इलाके में आते हैं। बारिश में जंगलों की तुलना में जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में खाना ज्यादा आसानी से मिल जाता है। ऐसे में जंगली जानवरों के लिए रिहायशी इलाकों में शिकार करना आसान हो जाता है। ये बरसात का मौसम है, घरों के आजू बाजू में घास है, शुगर केन का कवर मिलता है, तो ये कवर लेके भेड़िया घरों के पास पहुंच जाता है। जब घरों के पास पहुंच जाता है, और इस एरिया में घर भी ऐसे है, किसी का दरवाज़ा नहीं है, अब बिजली नहीं होती है, लोग बाहर सोते हैं, जिसकी वजह से भेड़िया इजीली बच्चों को अटैक करता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के अनुसार भेड़िया आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहता है। दूसरे जंगली जानवरों की तुलना में भेड़िए बहुत कम ही इंसानों पर हमला करते हैं। भेड़िया हमेशा अपने झुंड के साथ रहता है, लेकिन अगर एक बार भेड़िए के मुंह में इंसानी खून लग जाए तो भेड़िया नरभक्षी हो जाता है। इसके बाद उसे इंसानों के शिकार की आदत हो जाती है। एक बार अगर भेड़िए ने ये सीख लिया कि ये इजी है, बच्चे बाहर सोते हैं, और उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाना शुरू किया, तो फिर ये थोड़ा सा चालू हो जाता है। तो वो सीख जाते हैं वो भेड़िया कि यहाँ तो बच्चे उठाना तो बहुत ही ईजी है। और बरसात के टाइम में चूँकि बाहर गीला रहता है, बहुत सारे एरिया में पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा हंटिंग का दिक्कत होता है ये सीज़न में, बरसात के सीज़न में। तो इस वजह से इजी प्रे ढूंढने की कोशिश करता है। वो इजी प्रे यहाँ पे उसको किसी भी तरीके से ये पता चला अरे बच्चा तो बहुत इजी है, तो बच्चा उठाना शुरू कर दिया। तो बहराइच और बाराबंकी में भेड़िया। तो यूपी के ही सीतापुर में बाघ का आतंक है। आतंक ऐसा कि लोग हमेशा दहशत के साए में जी रहे हैं।
बाघ के पंजों के निशान ढूंढे जा रहे हैं। गांव की गलियों से लेकर खेतों तक लाठी डंडों के साथ लोग बाघ का सुराग तलाश रहे हैं। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। जगह जगह कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोई सुराग मिले और बाघ को पकड़ा जा सके। सीतापुर में बीते एक हफ्ते से बाघ का खौफ है। सीतापुर के माहौली कोतवाली के पीतमपुर गांव में बाघ ने बीती रात घर के पीछे बंधी एक गाय पर हमला किया और उसे करीब 300 मीटर दूर खेतों में खींचकर ले गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ के पैरों के निशान के आधार पर इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि हमला बाघ ने ही किया है। कई दिनों से बाघ को पकड़ने में नाकाम रही वन विभाग की टीम खेतों में ट्रैप कैमरा लगाकर बाघ की लोकेशन पता लगाने में जुटी हुई है। और वन विभाग एहतियातन बरत, क्योंकि हमारी 2 रेंजर बहराइच से लगती हैं, तो कॉम्बिंग और इन सबके निर्देश दिए जा चुके हैं और वहाँ पे वन विभाग की टीम एक्टिव है 24/7। और गांव वालों से भी अनुरोध किया गया है, कोई भी आमद की सूचना किसी भी जंगली जानवर की होती है आप तत्काल वन विभाग को सूचित। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सवाल है कि बाघ और आदमखोर तेंदुए कब पकड़े जाएंगे। बहराइच से परवेज, बाराबंकी से सरफराज वारसी और सीतापुर से रोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का आज भी प्रदर्शन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर पर प्रदर्शन को लेकर इस वक्त खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि अब शिक्षक अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन आज भी जारी है। भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। देखिए तस्वीर, हाथों में बैनर पोस्टर लिए किस तरीके से प्रदर्शन की एक बार फिर से हो चुकी है शुरुआत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर इस वक्त प्रदर्शन दिया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों का ये तीसरा दिन है जब लगातार प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही 69,000 टीचर भर्ती में जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर, फिर अगले दिन आशीष पटेल के घर और आज बारी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर के आगे। ये उनका घर है माल एवेन्यू में, भूपेंद्र सिंह चौधरी का। अभी वो घर पर नहीं है और ये जो अभ्यर्थी हैं ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और इनकी डिमांड बस इतनी ही है। 4 प्रमुख डिमांडें हैं और उसमें से ये है कि उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। ये मांग लेकर सारे बच्चे हर दिन यहाँ आ जाते हैं। और एक खास बात और भी है कि जितने भी जहाँ जहाँ पर घरों का घेराव कर रहे हैं ये लोग, वो सभी पिछड़ी जाति के ही हैं। आप केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें या फिर उसके बाद आशीष पटेल की, या फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आज भूपेंद्र सिंह चौधरी की जो जाट बिरादरी के हैं, उनके घर पर आज घेराव किया गया है। हम बात करते हैं यहाँ आए हुए कुछ अभ्यर्थियों से जो नारे लगा रहे हैं। भारी उमस के कारण देखिए कि कुछ की तबीयत भी खराब हो रही है। आप लोग यहाँ पर लगातार आ रही हैं, 2 दिन भी आई, आज भूपेंद्र चौधरी के घर पर क्यों ऐसा प्रदर्शन, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए डिमांड क्या, जैसा कि हम यहाँ आए जरूर हैं उन्हें बताने के लिए, जगाने के लिए, वो सो नहीं रहे और ऐसा भी नहीं कि उन्हें हमारे मुद्दे का पता नहीं है। हम 4 साल से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी लगातार कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों से ये कहा जाता था आपका जो मैटर है वो माननीय न्यायालय में चल रहा है। आज न्यायालय से हमें न्याय मिल गया है, तो अब ये लोग देर क्यों कर रहे हैं? जब न्यायालय साफ कह दिया है कि इन लोगों के साथ गलत हुआ है ना, 4 साल पहले ही अपने विद्यालय में होना चाहिए था। आज तक ये सड़कों पे है, जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। देखिए कि भारी उमस के कारण कुछ बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है। आप लोग बहुत लंबा संघर्ष हो गया, जब सब लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला माना जाएगा, फिर भी आप लोग जारी रखे हैं प्रदर्शन। आश्वासन तो हमें 4 साल से दिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि हाँ आपके साथ न्याय किया जाएगा, पर हमें हमारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा। हम SC और OBC समाज से आते हैं, हमें आश्वासन सब देते हैं, हमारा वोट सब ले लेते हैं। हमारा वोट लेके जो हमारे समाज के नेता बने बैठे हैं वो भी नहीं सुन रहे हैं हमारी। वो कह देते हैं कि हाँ आपके साथ न्याय होगा, पर न्याय हमें मिल नहीं रहा है। हमें मिलना तो चाहिए, दिखना तो चाहिए हमारे। यानी मतलब ये है कि वादे हैं और इरादे भी हैं योगी सरकार के देने के, और यही देखिए कि भारी उमस और गर्मी के बावजूद भी और
लोग जो हैं यहाँ पर, जो टीचर अभ्यर्थी हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के यहाँ अभ्यर्थी हैं, इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उनके मन में एक आशंका है, आशंका ये है कि जनरल कैटेगरी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, 4-5 साल से उनका संघर्ष चल रहा है, उनका संघर्ष लंबा चला जाएगा। और यही वजह है कि ये मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वो इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले और कब उसका एक शेड्यूल जारी किया जाए। इसी बात को लेकर दबाव की राजनीति और रणनीति है इन टीचर भर्ती के जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष। बिहार के छपरा में मेले में ऑर्केस्ट्रा शो के दौरान हुए बड़े हादसे को लेकर खबर, जहां घर का छज्जा गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। छज्जा गिरने के बाद भगदड़ मच गई। पास के घरों के छज्जों पर भी भारी भीड़ नजर आने लगी। ये देखिए तस्वीर, दर्दनाक हादसे की वो तस्वीर जिसके बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। छपरा में घर का छज्जा जिस तरीके से गिरा, और उससे पहले देखिए किस तरीके से इस पूरे इलाके में लोगों की ये भारी भीड़ नजर आ रही है। तिनके की तरह छज्जा गिरने के बाद लोग गिरते हुए ये नजर आ रहे हैं, और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेले में ऑर्केस्ट्रा शो चल रहा था और उसी मेले में लोगों की ये भारी भीड़। अब तस्वीर पे ये अंदाजा लगाइए और जरा गौर से उस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए, जिस तरीके से ये साफ नजर आ रहा है कि इसी ऑर्केस्ट्रा शो को देखने के लिए लोग किस तरीके से ऊपर इस छज्जे पर खड़े थे, और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। बड़ा हादसा, और छज्जा जैसे ही गिरा, ऊपर से लोग सीधा नीचे जो लोगों की भारी भीड़ है उनके ऊपर आ गिर गए। हालांकि अगर आप इस तस्वीर को आगे आगे देखेंगे तो ये एक और छज्जा नजर आ रहा है जिस पर लोगों की भारी भीड़ है। तो देखिए किस तरीके से लोगों की ये भारी भीड़, हर तरफ छज्जे पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है, जिसमें से ये तस्वीर भी एक कैमरे में कैद हुई है जहां दर्दनाक हादसा हुआ, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए और छज्जा गिरने के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, वाकई दर्दनाक तस्वीर की किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला, यहां तक कि जहां छज्जा गिरा वहां भी नीचे लोगों की भारी भीड़ थी। बिहार से हमारे सहयोगी रुपेश से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें रुपेश ने भेजी हैं जहां छपरा में हुए इस दर्दनाक हादसे से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अचानक ऑर्केस्ट्रा के शो के दौरान ही ये हादसा हुआ, और लोगों की इतनी ज्यादा भीड़, जिस तरफ नजर जा रही है कैमरे से हर तरफ लोग नजर आ रहे हैं, और उन्हीं लोगों की नीचे खड़ी भारी भीड़ के ऊपर छज्जा गिरने के बाद लोग सीधा नीचे आ गिरे और इलाके में चीख पुकार मच गई। तस्वीरें हमारे सामने है रुपेश, दर्दनाक हादसा हुआ। यह बिल्कुल दर्दनाक हादसा हुआ, और हर साल यहाँ पर महावीरी जुलूस के मौके पर यहाँ मेला लगाया जाता है परंपरागत रूप से, और एक मंदिर परिसर भी है। उसी मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में हर साल लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। और इसी दौरान एक घर के छत पर जो टीन का शेड बनाया गया था, भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा थी, लिहाजा उस टीन के शेड पर भी घर के ठीक बाहर बरामदे की शक्ल में एक टीन का शेड बना हुआ था, और उसी पर 100 से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो टूटकर नीचे गिर गया। उसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि 25 से 26 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सुबह से तीमारदार भी वहां पर पहुंचे और किसी की स्थिति गंभीर नहीं बनी हुई है। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। नहीं तो इस भीड़ को देखते हुए क्या प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं थे? आपने कहा हर साल ऐसा होता है, हालांकि ये तो एक छज्जा गिरने की तस्वीर सामने आ रही है। आगे की तरफ अगर आप तस्वीर में गौर से देखेंगे तो लोगों की भारी भीड़ तो हर तरफ छज्जे पर है। देखिए, बिल्कुल नाकाफी था, इंतजाम नाकाफी था, और प्रशासन ने जो इंतजामात वहां पे किए थे, और ऐसे कई आयोजन हुए हैं। अगर पिछले दिनों देखें तो राजधानी में जिस तरीके से जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर के बाहर अफरा तफरी मची, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और जब भीड़ बेतहाशा वहां पे बढ़ गई, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होने लगी, उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची थी। उसी तरीके से ईसवापुर ये जो सारण की घटना है, अगर इसको भी देखें तो थोड़ी व्यवस्था जरूर की गई थी, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था, लेकिन घटना के बाद आसपास के 4 थानों की पुलिस को वहां पर भेजा गया, लेकिन तब तक हादसा हो चुका था और इतने बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। लेकिन अगर वो शेड, अगर वो
ईंट का बना होता और उसके नीचे कुछ दब जाते तो बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन ये जरूर कहना होगा कि इस तरह के आयोजन जो आमतौर पर परंपरागत रूप से हर साल वहां पर मनाए जाते हैं और ये अंदाजा भी रहता है कि कितनी बड़ी संख्या में कितनी भीड़ इकट्ठा होती रही है, खासकर जब ऑर्केस्ट्रा जैसा आयोजन वहां पे होता है तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाती है और वो भीड़ आमतौर पर एक खास जगह पर ही जो ऑर्केस्ट्रा के सामने वाला जो इलाका होता है वहां पर इकट्ठा हो जाता है। और उसी को देखने के लिए आप ये जो विजुअल है, जो तस्वीरें हैं, उसमें आप देखिए कि आसपास के कई छतों पर लोग सवार हैं, लेकिन ये जो टीन का सेट वाला जो घर है वो टूट जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आसपास जो तस्वीरों में जो दिख रहा है वो छत भी गिर जाए या वैसा कोई हादसा हो जाए तो कोई बड़ा हादसा निश्चित रूप से हो सकता था। और जो पुलिस का इंतजाम बाद में किया गया, जो आसपास के 4 थानों के पुलिस को बाद में भेजा गया, भीड़ को देखते हुए इंतजाम पहले भी किए जा सकते थे। और कल ही डीआईजी का पोस्ट जो अतिरिक्त प्रभार है वो सीदीप लांडे जी ने बिहार में सुपर कॉप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इंतजाम है वो उस स्तर पर भी होना चाहिए। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास भी ये सूचना जरूर होनी चाहिए कि महावीरी अखाड़े मेले के दौरान कहाँ पर, किन जगहों पर बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए किस तरीके के इंतजाम वहां पर होने चाहिए और अगर कोई हादसा होता है तो उसे कैसे निपटा जाए, इसके इंतजाम जरूर निश्चित रूप से वहां पे होने चाहिए। शुक्रिया रुपेश, पूरी जानकारी के लिए आपका। नजर बनाए रखें हालात पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। नितिन गडकरी ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के ढहने पर कहा कि अगर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया होता तो प्रतिमा नहीं गिरती। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाएगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को झारखंड दौरा करेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, पूजा खेडकर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पूजा खेडकर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी निकला। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है और सर्टिफिकेट को फर्जी माना गया। सर्टिफिकेट पे पूजा खेडकर ने नाम बदला।